आइए आइए बड़े भाई साहब आइए। सर स्टार्ट करें। करें चालू। हाँ सर। आप सभी का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक अभिनंदन है। बाड़मेर ज़िले की प्रेस राजस्थान में, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं, एक सबसे अच्छी प्रेस है। मैं कोई आपकी तारीफ़ के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अलग अलग मुद्दों पर आप अलग अलग पत्रकारों द्वारा, चाहे वो प्रिंट के पत्रकार हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के पत्रकार हो, अलग अलग मसलों पे आप लोगों ने जो इश्यू उठाए हैं वो नेशनल इश्यू बने हैं, स्टेट इश्यू बने हैं। और उन इश्यूज़ पे, चाहे वो पब्लिक कंसर्न के इश्यूज़ हो, उन पे कुछ न कुछ स्टेप हुए हैं। आज आपकी इसी क्षमता को देखते हुए मैं हमारे बाड़मेर ज़िले के से जुड़े हुए और जैसलमेर ज़िले से जुड़े हुए और विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्र की एक सबसे बड़ी तकलीफ़, जिसमें करीबन 1.25 लाख की आबादी अफेक्टेड है, प्रभावित है, उसके दर्द की बात को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। जो डीएनपी का इश्यू है, डेजर्ट नेशनल पार्क का इश्यू है, जिससे आप सभी अवेयर हैं। कभी न कभी किसी नेता का, अधिकारी का और जनता का बयान, तकलीफ़, ये सब आपके सामने आती रही है कि डेजर्ट नेशनल पार्क जो है वो हमारे इलाके की बहुत बड़ी इश्यू है। दरअसल ये डेजर्ट नेशनल पार्क का इश्यू क्या है, इसके संबंध में मैं आज कुछ ऐसी बात आपके बीच में शेयर करना चाहूँगा जो अब तक बहुत छुपी हुई रही है, जिसके कारण से इस समस्या को हमने एक अलग एंगल से या गलत एंगल से देखने के कारण उस जो 1.25 लाख आबादी अफेक्टेड है उसको हम रिलीफ नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपसे अर्ज करूं कि जो डीएनपी है ये सन 1980 में, आप कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नोट कर लें ताकि आपको आनंद आएगा, और ये मुद्दा कभी भविष्य में भी आप लोग जब इस पे करेंगे तो आपकी जानकारी के लिए भी अच्छा रहेगा। सन 1980 में ये इलाका जो है राजपत्रित या गजटेड किया गया सबसे पहले, और ये टोटल जो एरिया है 3162 वर्ग मील का एरिया है, जिसमें 1962 वर्ग मील का एरिया जो है वो जैसलमेर ज़िले का है, और जैसलमेर ज़िले में जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र का है, जिसके अंदर 39 रेवेन्यू विलेज आते हैं। 1962 वर्ग मील जैसलमेर में पड़ता है, जिसमें जैसलमेर के 39 रेवेन्यू विलेज आते हैं, और 1200 वर्ग मील का एरिया शिव विधानसभा क्षेत्र का पड़ता है, जिसमें करीबन 59 रेवेन्यू विलेज आते हैं। 1200 वर्ग मील का एरिया शिव विधानसभा का, जिसमें 59 रेवेन्यू विलेज हैं। और इस पूरे क्षेत्र में 2011 के बाद की अभी जनगणना होनी है, लेकिन 2021 की जनगणना के होने के बाद में, अभी चूंकि जनगणना बाकी है, यदि हो जाएगी तो 1.25 लाख की आबादी इस टोटल एरिया में निवास कर रही है। 4 अगस्त 1980 को पहला नोटिफिकेशन जारी हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले नोटिफिकेशन के बाद में एक फाइनल नोटिफिकेशन होता है। वो फाइनल नोटिफिकेशन आज दिन तक डीएनपी एरिया का नहीं हुआ है। जो पहला नोटिफिकेशन है वो 4 अगस्त 1980 को हो गया। उसके बाद में किसी भी तरह का फाइनल नोटिफिकेशन नहीं हुआ। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, वो ऑर्डर भी मैं आपको दे दूंगा। उसमें यह है कि भाई कोई एक बार एरिया नोटिफाई हो जाता है तो फिर जो है उसको वन विभाग का एरिया मान लिया जाता है। इसलिए इसको फाइनल नोटिफिकेशन के अभाव के बिना भी इस पूरे बेल्ट को जो है वो डीएनपी एरिया घोषित कर दिया गया। अब समस्या क्या आ रही है साहब, कि आप सब देखते हैं कि लगातार लोग ये कहते हैं कि साहब डीएनपी के कारण किसी भी तरह के विकास के काम नहीं हो रहे। इसमें जो लैक है वन विभाग के अधिकारियों की, प्रशासनिक अधिकारियों की, जनप्रतिनिधियों की और जनता के अंदर शिक्षा के अभाव की, इसके कारण से ये जो विकास के कार्यों की जो अड़चन है और प्रोसेस को नहीं समझने के कारण ये अड़चन आ रही है। अब आप देखिए कि कोई भी वन विभाग, भारत सरकार की ओर से एक नियम है कि किसी भी तरह का नेशनल पार्क, अभ्यारण्य
या कोई रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ के लिए एक नियम बना हुआ है। वो नियम क्या है कि उस इलाके के लिए 10 साल का एक मैनेजमेंट का प्लान बनता है कि 10 साल में क्या विकास करना है। इसकी एक मीटिंग होती है और वो मीटिंग कलेक्टर की अध्यक्षता में होती है। उसमें जितने महकमे हैं विकास के, चाहे पानी का महकमा है, बिजली का महकमा है, शिक्षा का महकमा है, जितने महकमे हैं, जो जो विकास कार्य वहाँ होने हैं, उन महकमों के नोडल अधिकारी और डीएनपी के नोडल अधिकारी ये बैठ करके 10 साल का पूरा खाका बनाते हैं। लेकिन मुझे आपको कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये जो मैनेजमेंट प्लान की जो मीटिंग होती है, इसमें न तो प्रशासनिक अधिकारी रुचि दिखाते हैं, न डीएनपी के अधिकारी रुचि दिखाते हैं, न जनप्रतिनिधि रुचि दिखाते हैं। जो एक नियमानुसार छूट हमको मिलनी चाहिए, जो 10 साल का प्लान बनना चाहिए। 2017 में इसकी मीटिंग हुई थी। आपको ये जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि न तो उसमें जनप्रतिनिधि शामिल हुए और न इलाके के लोग शामिल हुए, न स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए, और प्रशासनिक जो अलग अलग नोडल अधिकारी है विभागों के, न वो शामिल हुए, और न उन्होंने कोई किसी भी तरह का उसमें जो है मैनेजमेंट प्लान दिया। तो एक कानूनन जो हमको सुविधा मिल सकती थी वो भी हमने जो है, ये मैनेजमेंट प्लान यहाँ से स्टेट बोर्ड के पास जाता है और स्टेट बोर्ड का चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होता है, ज़्यादातर वहाँ पास हो जाता है। कोई बड़ी अड़चन का मामला है तो नेशनल बोर्ड में जाता है, जिसका चेयरमैन जो है वन मंत्री भारत सरकार होता है। तो ये मैनेजमेंट प्लान के नाम पर भी एक तरह से खाना पूर्ति का मामला हो गया। और हमारी ये मांग है आपके माध्यम से कि 10 साल में आप मैनेजमेंट प्लान की मीटिंग बुलाते हो और 10 साल में तो 2 सरकारें पलट जाती है, कई योजनाएं खत्म हो जाती है। तो मैनेजमेंट प्लान की मीटिंग जो है हर 5 साल में होनी चाहिए और हर 1 साल में उस पर रिव्यू होना चाहिए। तब जाकर के जो 1.25 लाख की आबादी को कोई न कोई रिलीफ मिल सकती है, पहली बात। अब दूसरा एक नया मामला हो गया कि भारत सरकार ने अभी 11 अगस्त 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक परिवेश पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। वो परिवेश पोर्टल जितने भी नोटिफाइड ऐसे एरियाज है, नेशनल पार्क और सेंचुरी अभ्यारण्य वगैरह, वो परिवेश पोर्टल क्या है, दरअसल प्रोएक्टिव रेस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन है, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का एक सिंगल विंडो मामला है, जिसमें संबंधित विभाग को कोई भी विकास कार्य कराना है तो वो परिवेश पोर्टल के ऊपर अप्लाई करता है। और परिवेश पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करने पे एक नियम बना हुआ है कि 15 दिन के अंदर जो संबंधित रेंजर है वो उस मामले को अपने ऑफिस में निस्तारण करेगा, और 30 दिन में जो डीएफओ है संबंधित वो उसको निस्तारण करेगा, और 90 दिन के अंदर इसकी परमिशन ग्रांट करने का एकदम प्रोसेस है। ये भारत सरकार की ओर से किया हुआ है। लेकिन आपको ये जान करके बड़ा अफसोस होगा कि मैंने जब परिवेश पोर्टल पर विभाग के माध्यम से पता लगाने की कोशिश की तो 60 लंबित मामले हैं इस पूरे बेल्ट के, और वो 60 लंबित मामले कोई महकमों के नहीं हैं। बिजली, पानी, सड़क महकमे का एक भी मामला पेंडिंग नहीं है। पेंडिंग है 60 नलकूप, जो किसानों के कुएं, कृषि कुओं के कनेक्शन है, वो पेंडिंग है राज्य बोर्ड के स्तर पर। और राज्य बोर्ड का चेयरमैन जो कि चीफ मिनिस्टर होता है, नीचे से सारी उनको ओके चली गई, लेकिन ऊपर से राज्य बोर्ड के लेवल पे वो नहीं है, अभी रुका हुआ है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो परिवेश पोर्टल है उस पर कोई भी महकमा जो है वो नहीं जा रहा। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं ना? महकमा, कोई बिजली विभाग का आदमी जाके परिवेश पोर्टल पे नहीं कह रहा कि हमको इस गांव में ये काम करना है और हम ये अप्लाई कर रहे हैं। तो जो रूल्स और रेगुलेशन बने हुए हैं छूट देने के, चाहे परिवेश पोर्टल हो और चाहे मैनेजमेंट प्लान की जो कमेटी की मीटिंग हो, उसमें जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल लापरवाही पूर्ण इस 1.25 लाख की आबादी के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। इनकी लैक ऑफ इंटरेस्ट के कारण जो नियमानुसार इस आबादी को फायदा मिलना चाहिए वो भी हमको नहीं मिल रहा है। दूसरा बड़ी तकलीफ जो आ रही है कि किसान को जो है कृषि कुआं और बिजली के लिए डीएनपी एरिया में मनाही हो रही है। आपको मैं बता दूं, आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि एक्ट में कहीं भी इसकी मनाही नहीं है। एक्ट में कहीं पर भी इस तरह की मनाही नहीं है, फिर भी जो है ज़बरदस्ती इनको मना कर रहे हैं, बिना नियम के मना कर रहे हैं। तीसरा, आप देखो कि जो भारतमाला की परियोजना है, आप सब लोग बॉर्डर एरियाज़ को कवर करते हैं, केंद्र और सीमा पर डिफेंस की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है।
और सूंदरा से केसर सिंह का तला रोड जो है वो डीएनपी के अधिकारियों ने अवैध रूप से रोक रखी है। मेरा बिल्कुल चार्ज है सूंदरा से केसर सिंह का तला की रोड जो है, क्योंकि यह इलाका डीएनपी का पार्ट ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ इको सेंसिटिव जोन है। ये जिस इलाके में इन्होंने भारतमाला रोड को ब्रेक कर रखा है, अवैध बॉर्डर पे गए हो तो पूरे इलाके में भारतमाला रोड बन गई, वहाँ ब्रेक है। तो इको सेंस ये 35 के करीबन है, 35 किलोमीटर का पैच छोड़ दिया इन्होंने। ये इको सेंसिटिव जोन है जिसमें सड़क मार्ग को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पार्ट कहाँ ब्रेक है साहब, जैसलमेर से जो म्याजलार जाती है वो टोटल 100 किलोमीटर की रोड है, लेकिन उसमें से 64 किलोमीटर रोड जो है वो डीएनपी के आती है, ठीक है, वो इन्होंने रोक रखी है। अब आपके माध्यम से मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि सवाई माधोपुर और कोटा में सेंचुरी के बीच से 4 लेन निकली है, वहाँ किसी तरह की अड़चन नहीं है। तो हमने क्या बिगाड़ा है इस सीमावर्ती क्षेत्र ने, इतनी आपने महत्वपूर्ण रोड को कर दिया और राजस्थान के अंदर कोटा और सवाई माधोपुर की सेंचुरी के अंदर 4 लेन निकल गई और यहाँ आपने रोक दिया। अब मैं आपकी जानकारी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य डाल रहा हूँ, जो हमारी जानकारी से इतने दिन तक इतना बड़ा झूठ सब लोग बोलते रहे, विभाग के लोग भी बोलते रहे, और मुझे कहना ये चाहिए कि हम लोगों की भी अध्ययन का अभाव रहा, और मैं आप पत्रकारों को तो कह नहीं सकता, लेकिन आप लोगों की भी जानकारी का अभाव रहा। ये जो इलाका है ये कोई डेजर्ट नेशनल पार्क नहीं है। मैं अपनी बात को वापस दोहरा रहा हूँ, ये इलाका डेजर्ट नेशनल पार्क नहीं है। ये झूठ वन मंत्रालय और स्थानीय अधिकारियों का फैलाया हुआ है। राजस्थान में सिर्फ 3 नेशनल पार्क है, ओनली 3 नेशनल पार्क। राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो टाइगर रिजर्व है, दूसरा केवलादेव का राष्ट्रीय उद्यान है जो पक्षी विहार है, और तीसरा मुकंदरा का राष्ट्रीय उद्यान है जो घड़ियालों के लिए रिजर्व है। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान है, बाकी सब सेंचुरीज है, अभ्यारण्य है। आपको मैं फ़र्क आगे बताऊंगा कि अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क में क्या फ़र्क होता है। तो ये जो आपका डीएनपी एरिया है ये कोई नेशनल पार्क, भारत सरकार के वन मंत्रालय और राजस्थान सरकार का आप वेबसाइट चेक कर सकते हो भी राजस्थान में कितने नेशनल पार्क है, तो आपको पता लग जाएगा। तो ये जो मरु उद्यान का एरिया है ये अभ्यारण्य है, न कि नेशनल पार्क है। हमारे यहाँ जो अभ्यारण्य है मुकुंदरा हिल्स है, ये आपका मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है, ताल छापर में है, रामगढ़ में है, कुंभलगढ़ में है, सीता माता है, माउंट आबू है, भैंसरोडगढ़, 8 अभ्यारण्य है। उस 8 में से ये एक अभ्यारण्य है। अब अभ्यारण्य और नेशनल पार्क में क्या फ़र्क पड़ता है नियमों का, आप देखिए कि अभ्यारण्य के अंदर जो है आप पशु चरा सकते हो, मवेशी चरा सकते हो अपने, लेकिन नेशनल पार्क में आप नहीं चरा सकते, वो बैन है। इको फ्रेंडली टूरिज्म आप जो है अभ्यारण्य के अंदर चला सकते हो, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं करे ऐसा टूरिज्म आप चला सकते हो, लेकिन नेशनल पार्क में ये बैन है। फिर आपके ज़मीन का मालिकाना जो हक है वो नेशनल पार्क के अंदर तो ज़मीन की मालिक वन मंत्रालय सरकार हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मालिकाना हक किसान के पास बना रहता है, लेकिन उसको नियम जो अभ्यारण्य के हैं उसका पालन करना पड़ता है। दूसरा, जलाऊ लकड़ी और फल ले सकते हैं अपन इसमें से, अभ्यारण्य में से, लेकिन नेशनल पार्क में बिल्कुल बंद है। अब जब ये नेशनल पार्क नहीं है और सेंचुरी है, तो अब हमारी एक और मांग है आपके माध्यम से, इस बात को आप विशेष रूप से करिए कि 3 तरह की चीज़ें होती है। एक तो नेशनल पार्क होता है, उसमें क्या क्या होता है मैंने बता दिया, उसका एक्ट अलग है। फिर सेंचुरी होती है, उसमें कुछ छूटें मिलती है। हाँ, तीसरा होता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व बेल्ट। ये यूनेस्को ने एक सुझाव दिया सरकारों को पूरे देश भर, दुनिया भर में, कि भाई ये विकास और पर्यावरण के बीच में जगह जगह झगड़े हो रहे हैं, जनसंख्या आबादी बढ़ रही है, तो उस एरिया के अंदर आप इतने रिजिड मत होइए, लोगों का विकास भी हो जाए और पर्यावरण भी जो है वो संतुलित रहे। तो इसके लिए आप बायोस्फीयर रिजर्व बेल्ट घोषित कर दीजिए। और ये यूनेस्को ने विकास और संरक्षण के बीच में संघर्ष को टालने के लिए ये किया है। भारत के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें आपके नज़दीक कच्छ है, जहां आप देखते हो कि इतना बड़ा जो विकास हो रहा है, इतनी शानदार जो है वहां पर टूरिज्म की गतिविधियां हो रही है, वो बायो रिजर्व स्पेयर है, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो गांव आते हैं उनका विकास यूनेस्को के फंड से होता है,
उन गांवों का विकास जो है वो यूनेस्को के फंड से होता है। तो हमारी ये मांग है कि न केवल डीएनपी एरिया बल्कि संपूर्ण रेगिस्तानी क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दो आप। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो पर्यावरण भी संतुलित रहेगा, वन भी संरक्षित रहेंगे और लोगों को परेशानी भी नहीं होगी। क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व होते ही ये जो नियमों की अड़चनें हैं, जो सामान्य विकास के नियमों की अड़चनें हैं, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। पर्यावरण भी बचेगा, लोग भी बचेंगे और कंपनियों से ज़मीन भी बचेगी और विकास भी होगा। किसान ज़मीन बेच नहीं सकता तो कंपनियां नहीं ले सकती। तो इसमें हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि सेंचुरी एरिया और जो नॉन सेंचुरी एरिया है उसके नियम अलग अलग हैं। इसलिए किसान को ऑटोमेटिकली, जो आबादी उसको ऑटोमेटिकली फ़ायदा हो जाएगा। अब ये जो हमारा जो इलाका है, विशेष करके ये जो सेंचुरी है, ये किसके लिए है? ये जो गोडावण है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण के लिए है और इस इलाके में 40 से 50 गोडावण पाए जाते हैं। हमारा ये कहना है कि सम और खूड़ी के बीच का सुदासरी बेल्ट कहलाता है। इस सुदासरी बेल्ट के अंदर आप ये समझो कि 200 वर्ग मीटर का ये एरिया है, इसको आप कोर एरिया घोषित कर दीजिए। यही जो है मूल रूप से गोडावण का एरिया है। तो गोडावण के संरक्षण का आप जो है सुदासरी बेल्ट को 200 वर्ग मील बेल्ट को जो है आप करके और बाकी वाले को आप बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दो, और जिससे सेंचुरी और पार्क का जो एक्ट है वो इस इलाके में नहीं लगेंगे। हमारे आने वाले दिनों में ये जो 98 गांव हैं, जो शिव विधानसभा और जैसलमेर विधानसभा के 1.25 लाख आबादी की सहूलियत के लिए वन विभाग, पर्यावरण प्रेमी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के तालमेल से इस क्षेत्र की आबादी के विकास कार्यों और बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने का एक बड़ा अभियान हमने हाथ में लिया है। वो उसकी शुरुआत हम आज आपके माध्यम से कर रहे हैं कि ये जो इलाका है, ये इलाका हिंदुस्तान के मोस्ट बैकवर्ड इलाकों में से एक है, जहाँ की पर कैपिटा इनकम जो है, प्रति व्यक्ति आय है, हिंदुस्तान के जो पिछड़े से पिछड़े इलाके हैं उनके बराबरी की है। और यहाँ पर सरकारी नौकरियाँ न के बराबर है, रोजगारी का साधन न के बराबर है। और आप देखो कि मनरेगा का एक्ट जो है वो भी इस इलाके में लागू नहीं हो रहा है। मनरेगा एक्ट के तहत गरीब आदमी इस इलाके में मजदूरी नहीं कर पा रहा है, तो इससे ज़्यादा दुख की क्या बात होगी। और सरकार की कोई भी स्कीम यहाँ पर लागू नहीं हो रही है। तो उसके दो मैंने मुख्य कारण बताए कि एक तो जो ये प्रवेश पोर्टल और मैनेजमेंट प्लान के अंदर कोई रुचि नहीं है, न इस नियम का किसी को पता है। तीसरी बात, ये जो नेशनल पार्क का जो इन्होंने हल्ला मचा रखा था, जबकि ये कोई नेशनल पार्क नहीं है, ये सेंचुरी है, सामान्य अभ्यारण्य है, जहाँ प्रॉपर प्रोसेस से जाने पे बहुत सारी छूट मिल सकती है। और ये लोकल अधिकारियों की तानाशाही और हमारे लोगों के जन जागरण और नियमों की जानकारी के अभाव में, तो हम आने वाले दिनों में प्रत्येक गांव पर जाकर लोगों के बीच बैठ करके इन नियमों के बारे में भी अवेयर करेंगे और बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने के लिए एक बड़ा जन अभियान हम जो है चलाना चाहते हैं। तो आपके माध्यम से हमारी यही अर्ज है कि इस पूरे एरिए में 1.25 लाख की आबादी को रिलीफ मिले और इनके अंदर भी बहबूदी आए, इनकी भी भलाई का काम हो, यहाँ भी सरकारी स्कीम जाए, यहाँ भी जो है गरीबी दूर हो, यहाँ भी लाखों लोगों के चेहरों पर दुख की जगह जो है मुस्कुराहट आए। इस अभियान में आप सब पत्रकार बंधुओं से भी मैं आह्वान करता हूं और आपके माध्यम से बाड़मेर, जैसलमेर के सभी आम आवाम से और जागरूक बुद्धिजीवियों से, पर्यावरण प्रेमियों से भी अपील करता हूं कि इस पूरे मामले को थोड़ा ढंग से समझ करके, आपके ही ज़िले की 1.25 लाख आबादी को कोई सहूलियत नहीं मिल रही है, उसका एक रास्ता अपन खोलने जा रहे हैं। इस रास्ते के अंदर आप सभी जो है अपने अपने हिसाब से सहयोग करेंगे, ये मेरी मूल बात है। अब आपका कोई प्रश्न हो इस पे तो अपन और बात करें। सर, इसको लेकर कोई जन आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं क्या है? नहीं, जन आंदोलन ये आज हमने जो आपके बीच में बात रखी है, इसके बाद में उस पूरे इलाके में ये जो पूरे मैंने आपको बताया 98 गांव हैं, इन लोगों के बीच में जाकर के और लोगों को ये अवेयर करेंगे कि असल में मुद्दा क्या है और अपने को क्या मांगना है, कैसे खड़ा होना है। इसको लेकर के पूरे इलाके के अंदर एक टूर करके उनके भीतर जन जागरण करके और इस मुद्दे को खड़ा करेंगे, प्रशासन और सरकारों के सामने रखेंगे। और यदि प्रशासन और सरकारों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया तो जन आंदोलन तो एक आखिरी बात है। हम शुरुआत में जो है जन आंदोलन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी एक अवेयरनेस इस पूरे इलाके में हो जाएगी जो भी इन गाँवों के अंदर। और मुझे कहते हुए बहुत अफसोस है, आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ
कि इस डीएनपी एरिया के अंदर नोटिफाइड गाँव में कलेक्टर आखिरी बार कब गया था, बाड़मेर और जैसलमेर का, ये आप पता कर लीजिए। आप उनको कोई सहूलियत नहीं दे रहे हैं, वहाँ कोई सरकारी स्कीम काम नहीं कर रही है। ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी उस इलाके में फिजिकली जा कर के और ये टेस्ट करने को भी तैयार नहीं है कि भाई उन इलाकों में एक्चुअल में समस्या क्या है, हम इनको कैसे रिलीफ दे सकते हैं। इससे ज़्यादा प्रशासन की लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। सर ये ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, जन जागरण के बहाने आप अपनी राजनीतिक ज़मीन मजबूत करने के इरादे से इस मुद्दे को वापस छेड़ रहे हैं? ऐसा है कि राजनीतिक ज़मीन और राजनीतिक आसमान, ये बातें तो फालतू की होती है। राजनीतिक व्यक्ति का पहला धर्म है कि उस इलाके के अंदर यदि पब्लिक की कोई समस्या है, यदि उस समस्या के ऊपर नहीं बोलता है तो वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। मैं उस इलाके से आने वाला एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मेरा ये पहला और आखिरी धर्म है कि उस इलाके के अंदर किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उस समस्या पर मैं पूरी ताकत के साथ लड़ूँ, बोलूँ। ये मेरा धर्म है, मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ। सर आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी ने भी लगातार इस मुद्दे को लेकर कुछ नहीं किया। आपने मानते हैं कि बीजेपी इस मुद्दे पर विफल रही है? मैं बीजेपी कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस मुद्दे को समझने में हम सबसे चूक रही है और इस चूक को हमको करेक्ट करना है सब लोगों को मिलके। आज मैं बीजेपी कांग्रेस करने के मूड में भी नहीं हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उनके जनप्रतिनिधि है, यदि वो लोग भी जो है सकारात्मक ढंग से इसमें कोई पहल करते हैं तो हम तो 1.25 लाख आबादी की रिलीफ की बात कर रहे हैं। 1.25 लाख आबादी को रिलीफ कौन सी चिड़िया किस पार्टी से निकल सकती है, वो रिलीफ हमको मिलनी चाहिए। और निश्चित तौर पर यदि गलती या लापरवाही किसी से भी होती है तो उसमें कोई बीजेपी कांग्रेस क्या है। इसको लेके नेताओं मंत्रियों से भी मुलाकात की जाएगी? बिल्कुल, क्यों नहीं की जाएगी। जब मंत्रियों के हाथ में है, हम हमारे जो माननीय, मुझे आपको एक सूचना और ज़रूर देनी है कि इस क्षेत्र में सीमा जन कल्याण समिति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषंगिक संगठन है, उन्होंने बहुत तरीके से इस मुद्दे को भारत सरकार के वन मंत्री जी के सामने पूरी ताकत के साथ रखा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि इतना एक जिम्मेदार संगठन जो है, जो सीमा पर सारी काम कर रहा है, तो उन्होंने बहुत तरीके से इसको रखा है। और भी इस तरह के जो संगठन है, जो पॉजिटिव लोग हैं, हम उन सबके सहयोग, मार्गदर्शन और समर्थन से इस मुद्दे को सरकारों के सामने रखेंगे। सर जन जागरण का कार्यक्रम कैसे चलाया जाएगा, किस तरीके से रूपरेखा रहेगी? मैंने आपको बताया ना, रूपरेखा बहुत सामान्य है कि उन गाँवों के अंदर, ये जो 59 गांव यहाँ है, 39 वहाँ है, 98 विलेजेज में मौके पर जाकर के उन गाँव में क्या क्या समस्या है, उस समस्या को नोट डाउन करना, कहाँ पर अटकी हुई है, उन्होंने अप्लाई किया है कि नहीं किया है, प्रवेश पोर्टल पे है कि नहीं है, मैनेजमेंट प्लान में शामिल है कि नहीं है तो कैसे वो प्रवेश पोर्टल में जाए, और प्रवेश पोर्टल पे भी अटक रही है तो क्यों अटक रही है। और दूसरा, ये सेंचुरी से हटके बायोस्फीयर रिजर्व बन जाए, इसके लिए हमें एक हस्ताक्षर अभियान जो है प्रत्येक गांव में इस 1.25 लाख आबादी के बीच में चला करके, और ये हस्ताक्षर अभियान राज्य बोर्ड के चेयरमैन चीफ मिनिस्टर और जो सेंट्रल बोर्ड के चेयरमैन है माननीय वन मंत्री जी, उनको हम सौंपेंगे। ओके सर, थैंक यू। और कोई बात?